नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास न्यूज बुलेटिन 5 शहर 5 खबर और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आज बुलेटिन में हम बात करेंगे 5 शहरों में 5 बड़े खबरों की। आपको बता दें कि पहले बात करेंगे दिल्ली में दरिंदगी की और फिर यूपी में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री की। इसके बाद रांची में जैन समाज के विरोध प्रदर्शन की, फिर अंकिता हत्याकांड में नार्को टेस्ट पर अगली सुनवाई की और आखिर में हल्द्वानी में अतिक्रमण पर प्रशासन की सख्ती की। तो शुरू करते हैं ये खास न्यूज बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में हुए दर्दनाक हादसे के मामले में एक और खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के अनुसार लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने अनौपचारिक रूप से पुलिस को बताया है। पोस्टमार्टम से पता लगा है कि लड़की के पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। दूसरी तरफ मृतक लड़की की सहेली के 164 के बयान हो गए हैं। लड़की ने कोर्ट में कहा है कि हम दोनों ने शराब पी रखी थी, वह भी शराब के नशे में भी थी और वह दुर्घटना के बाद डर की वजह से वह अपने घर चली गई थी। मृतक लड़की की सहेली सुल्तानपुरी की रहने वाली है। वही मामले में आप पार्टी ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात कर ढिलाई बरत रहे पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, ये नया खुलासा सामने आया है और नया मोड़ सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियां नशे में थी और जिस लड़की की ये मौत हो गई है उसकी सहेली ने भी बताया है, 164 का बयान दर्ज हुआ है, उसमें भी उसने इस बात का जिक्र किया है। जी देखिए योगेश, बिल्कुल बाहरी दिल्ली सुल्तानपुरी इलाके में कल जो देर रात जो घटना हुई थी, एक दर्दनाक हादसा हुआ था। उस पर देखते हुए कि आपको बता दें एक और खुलासा हुआ, इसमें दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि जिस तरीके से लड़की की जो हत्या हुई है और जो मौत हुई है, तो उसमें जो है उसमें साफ साफ यही कहा गया कि जिस तरीके से लड़की के जो है साथ जो है दुष्कर्म नहीं हुआ, लेकिन अनौपचारिक रूप से जो है डॉक्टरों ने जो है ये बात जो है दिल्ली पुलिस को बताई थी। उसके बाद में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने जो है मुलाकात की थी दिल्ली कमिश्नर से, कि उस चीज़ को देखते हुए कहा है कि इस तरीके की जो दिल्ली पुलिस जो है काफ़ी कम कमजोरों से काम कर रही है और उसमें जो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की जो मांग है यहाँ पर उठाने की बात करें। लेकिन उसके बाद में जो लड़की की जो फ्रेंड थी उसके साथ में भी 164 के बयान दर्ज कराए गए हैं। उसमें नोट कराते हुए कहा है कि इसमें जो हम दोनों लड़कियों ने जो है ड्रिंक कर रखी थी, उसमें जो दारू पी के उन्होंने जो है पूरी तरीके से स्कूटी पर जो उनकी बहस हुई थी, होटल जो ओयो रूम के अंदर जो लड़की जो है अंदर थी उसमें जो है बहस हुई थी। उसमें जो होटल के जो मैनेजर उन्होंने भी यही बात बताई कि पहले यहाँ पर दोनों लड़कियों को जो है झगड़ा हो रहा था। उसके बाद में जो है 5 लड़कियों ने जो दारू पी के जो है उसके बाद में जो है गाड़ी उस पर चढ़ाई थी। उसके बाद में लड़की की जो है मौके पे मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो डॉक्टरों ने अनौपचारिक रूप से जो यहाँ पर जो खुलासा करते हुए कहा, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि लड़की के साथ में दुष्कर्म नहीं हो, लेकिन उसके बाद में यही बताया कि लड़की के शरीर पर जो है चोटें आई हैं, काफ़ी गंभीर रूप से चोटें हैं। लेकिन उसके बाद में जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आने के लोगों के जो सामने रखने की जो बात थी, दिल्ली पुलिस भी इंतजार कर रही थी कि आखिरकार जितनी जल्दी मेडिकल जो रिपोर्ट है वो आए, उसी के हिसाब से जो कार्रवाई यहाँ पर करे। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरीके से खुलासा करने की जो है तैयारी में लग रही है। लेकिन उसके बाद में जो 5 युवक हैं उनको जो दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, लेकिन उस गाड़ी को भी हिरासत में ले रखा है जिस गाड़ी से लड़की की जो मौत हुई है, और उस पर जो है पूरी तरीके से सियासत जो है गरमाती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने आज जो है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से भी मुलाकात की है इसी मामले को देखते हुए। उसमें यही कहा है कि साफ साफ कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ पर जो है कार्रवाई की जाए और कार्रवाई में कोई ढील ना छोड़ी जाए। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो है पूरी तरीके से जो उनको तलब किया गया था, कल गृह मंत्रालय में उनको बुलाया, आज गृह मंत्रालय में बुलाया गया था। अमित शाह ने भी उनको फटकार लगाई और कहा है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी रिपोर्ट सौंपी जाए। जिस तरीके से लड़की की जो हत्या हुई है, आखिरकार क्या हत्या का कारण बताया जा रहा है, लेकिन उसमें होटल मैनेजर की तरफ से बताया गया कि पहले भी इन लोगों का जो है यहाँ पर विवाद हो रहा था होटल के अंदर, लेकिन हमने उनको समझाने बुझाने की बातें यहाँ पर कह रहे थे कि हमने लोगों को पूरी तरीके से शांति बनाने की बात कही थी। लेकिन उसके पास में जो इलाके में आसपास के जो लोग वहाँ रह रहे थे होटल में, उनका भी यही कहना है कि जिस तरीके से लड़की की जो यहाँ पर झगड़ा बताया जा रहा है कि पहले झगड़ा हो रहा था, लेकिन उसके बाद में जब दिल्ली पुलिस मामले को पूरे जो है नज़दीक तक पहुँचने की प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरीके से जो है अभी फिलहाल पूरी तरीके से जो है रिपोर्ट की जो है औपचारिक रूप से जो है घोषणा नहीं की गई। लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आती, जब तक दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से चुप्पी साधे बैठी हुई है। जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से। नितिन जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी, लेकिन उसमें जो है डीसीपी जो दिल्ली पुलिस के जो है डीसीपी हैं वो जो है मीडिया के सामने मीडिया के सवालों से जो है भगते हुए नजर आए थे। लेकिन उससे जो मीडिया के सामने बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन मीडिया जिस सवाल उठा रही थी कि आखिरकार इस नए साल के दिन जो लोगों को जो यहाँ पर पूरी तरीके से इकट्ठा, दिल्ली पुलिस को खड़े होने की बात यहाँ पर कही थी, चप्पे चप्पे पर नजर बनाने की बात भी यहाँ पर रख रहे थे कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने साफ ये निर्देश दिया कि नए साल के अंतर्गत कोई भी ऐसी घटना ना हो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर ये
लड़की के साथ में जो घटना हुई है उस पर जो सवाल मीडिया ने उठाए, तो लेकिन दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं उन्होंने भी चुप्पी साधने की यहाँ पर जो है पूरी तरीके से चुप्पी साधी और उस पर जो है मीडिया के सामने बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते। आखिरकार जब मीडिया उनसे सवाल जवाब कर रही थी कि ऐसी कोई जो घटना, इतनी बड़ी घटना हुई है, इसमें कितने लोगों को जो है ऊपर कार्रवाई अभी तक की गई, लेकिन उस पर आपको बता दें जिस तरीके से 5 युवक अभी जो है जिन लड़कों ने जो गाड़ी चढ़ाई थी नशे के धुत में आके उन लड़कों को गिरफ्तार कर रखा, उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मुलाकात की है। उन्होंने पहले भी मुलाकात की थी, लेकिन इस मामले को देखते हुए कहा है कि जिस तरीके से ढील दिल्ली पुलिस कर रही है इस मामले में काफी तेजी से गरमाया हुआ और ये सियासत इस पर गरमाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था, लेकिन धरना प्रदर्शन के बाद में एलजी से भी जो है इस्तीफा की मांग कर रहे थे लोग कि एलजी जो है अपना इस्तीफा दें। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दे, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनके परिवार वालों से भी मुलाकात करी है और उस पर जो है न्याय दिलाने की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं कि लड़की के परिवार को कि इनको जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाएगा और जो लड़की के साथ ऐसे लड़कों ने जो लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से चश्मदीदों ने ये बताया कि दरअसल पीसीआर वैन को भी इन्फॉर्म किया गया था इस पूरे मामले को लेकर के, घटना की जानकारी दी गई थी, पुलिस वाले भी उसमें थे, पुलिस वालों को भी जानकारी देने की कोशिश की गई लेकिन उन लोगों ने इग्नोर कर दिया। क्या इन लोगों को चिन्हित किया जा चुका है कि ऐसे कौन से पुलिसकर्मी थे जिन्होंने इस पूरे मामले को हल्के में लेने दिया और इस पूरी घटना को जो ये घटना घटी है उसमें इतनी बड़ी ये वारदात हो चुकी? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के लोगों से जो है वहाँ पर जो है पीसीआर को कॉल भी की गई थी, जो चश्मदीन है उसने साफ साफ यही कहा है कि हमने जो है पीसीआर को कॉल की थी, जब पीसीआर वहाँ पर नहीं पहुंची तो उसके बाद में जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर जो है शालिनी सिंह वो मौके पर पहुंची थी और उसमें जो है जाँच पड़ताल कर रही कि आखिरकार पीसीआर कौन से रस्ते पर खड़ी हुई थी, कौन से वो जो सीसीटीवी फुटेज है उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की जो पीसीआर है कौन से इलाके में खड़ी थी। जब यहाँ पर चश्मदीन ने यही बताया है कि जो हमने फ़ोन करके जो है इसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के 112 पे कॉल की थी और दिल्ली पुलिस को बुलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर इग्नोर किया गया है कि जिस तरीके से लड़की की हत्या यहां पर की गई और इस पे जो है लड़की के जो है पूरे पार्ट्स को कुचला गया है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर दिल्ली पुलिस पे भी सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है। दिल्ली की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह खुद देर रात में मौके पर पहुंची और इस सीसीटीवी फुटेजों को जो है निकालने की पूरी प्रयास किया जा रहा है कि जहां जहां सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, जहां जहां से लड़की को ले जाया गया, कौन कौन सी पीसीआर यहाँ पर तैनात थी, उन लोगों से भी पूछा जाएगा। जो पीसीआर में पुलिसकर्मी थे उनके जो है पूछा जाएगा कि आखिरकार ड्यूटी पे कौन वो लोग थे, कौन वो पीसीआर में पुलिसकर्मी थे, आखिरकार जो उनको पहचानने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। नितिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अब दिल्ली पुलिस भी लगातार सक्रिय नजर आ रही है। उधर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ब्रेक के बाद फिर शुरू हो गई है। यात्रा दिल्ली बॉर्डर से यूपी के गाजियाबाद की लोनी में दाखिल हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हुए राहुल गांधी को योद्धा बताया। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि अडानी और अंबानी ने देश के बड़े बड़े नेता खरीद लिए, लेकिन वे कभी मेरे भाई को नहीं खरीद पाए, ना ही कभी वे खरीद पाएंगे। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरे बड़े भाई, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा गर्व है, वे योद्धा हैं, किसी से डरते नहीं हैं। प्रियंका ने कहा सरकार ने पूरी सत्ता का जोर लगाया है, सरकार ने 1000 करोड़ रुपए इनकी छवि खराब करने के लिए खर्च किए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे नहीं हटे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम सोनी न्यूज रूम से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। शिवम, भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। शिवम, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रियंका ने राहुल गांधी की जमकर आज तारीफ की है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। आपको बता दें कि दरअसल आज गाजियाबाद के लोनी भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है और इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ता इसमें दिखे और इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता शामिल हुए हैं। प्रियंका गांधी भी इस यात्रा का आज हिस्सा हुई हैं और इस यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। उन्होंने अडानी और अंबानी पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को खरीद दिया है, लेकिन उनके भाई राहुल गांधी को ये लोग नहीं खरीद पाए हैं और ना ही खरीद पाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा यूपी पहुंच चुकी है। गाजियाबाद के लोनी पहुंची है ये भारत जोड़ो यात्रा और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है और इस दौरान प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी की है।
देखिए बिल्कुल आज जबरदस्त तारीफ करती हुई नजर आई प्रियंका गांधी राहुल गांधी की। आज 9 दिन के ब्रेक के बाद योगेश भारत जोड़ो यात्रा आज फिर से दिल्ली से शुरू हुई, गाजियाबाद के लोनी पहुंची। उत्तर प्रदेश में यात्रा की शुरुआत होती है गाजियाबाद के लोनी से और यहां पर राहुल गांधी को एक सभा करनी थी और इस दौरान प्रियंका गांधी मंच पर आती हैं। राहुल गांधी का अलग अंदाज में उनका स्वागत किया गया। इसके साथ साथ राहुल गांधी की तारीफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने की। प्रियंका गांधी ने कहा योगेश कि मेरा भाई वो योद्धा है जो किसी से डरा नहीं। अडानी अंबानी ने सब कुछ खरीदने का प्रयास किया, सरकारों को खरीद लिया, बड़े बड़े लोगों को खरीद लिया, लेकिन मेरा भाई वो योद्धा है, वो बिका नहीं। उन्हें एक योद्धा की संज्ञा प्रियंका गांधी ने दी। लेकिन 3 दिन तक ये यात्रा रहेगी योगेश उत्तर प्रदेश में। गाजियाबाद से इसकी शुरुआत हुई है और बागपत होते हुए शामली तक यात्रा जाएगी और उसके बाद 6 जनवरी को यात्रा हरियाणा पहुंच जाएगी। फिर हरियाणा से होते हुए कश्मीर तक इस यात्रा को जाना है। 30 जनवरी तक ये यात्रा चलेगी। कश्मीर में यात्रा का समापन होगा। देखिए कन्याकुमारी से शुरू हुई थी यात्रा और कन्याकुमारी टू कश्मीर वाया उत्तर प्रदेश ये यात्रा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत अहम यात्रा के लिए इसलिए हो जाता है योगेश क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है देश का। 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें, जिसमें महज 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस है और 80 लोकसभा सीटों में से महज 1 लोकसभा सीट रायबरेली, यहां से सोनिया गांधी खुद सांसद हैं, वहां पर मतलब यानी कि 2:1 हो गया है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन बावजूद उसके तमाम राज्यों में हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा ने किस तरह से तेजी पकड़ी। मध्य प्रदेश में कितने दिन तक भारत जोड़ो यात्रा चली, राजस्थान में चली, केरला में चली, महाराष्ट्र में चली, लेकिन महज 3 दिन दे दिया उत्तर प्रदेश को भारत जोड़ो यात्रा के लिए। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ ये कहें कि हालांकि जब कांग्रेस पार्टी से इस सवाल को पूछा जाता है तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम राजनीति के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं मोहब्बत। जाहिर तौर पर ये कहा जा रहा है, लेकिन कौन दल राजनीति के लिए अपना काम नहीं करता है, अपना कदम नहीं उठाता है? ये बेहद सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। शिवम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से लगातार ये भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ती नजर आ रही है और अब ये गाजियाबाद के लोनी पहुंच चुकी है। उधर झारखंड के गिरिडीह के पास स्थित जैन धर्मावलंबियों के तीर्थ स्थल माने जाने वाले समेध शिखर को पर्यटन स्थल नहीं बनाने की मांग को लेकर जैन समाज के लोगों ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जैन समाज को सदस्य अपर बाजार स्थित जैन मंदिर से लेकर राजभवन तक मौन जुलूस भी निकाला गया। गौरतलब है कि स्थित पारसनाथ जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल माना जाता है। हाल के दिनों में जैन समाज के लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि इस स्थल को पर्यटन स्थल नहीं बनाकर धार्मिक स्थल बनाया जाना चाहिए। तो वहीं जैन समाज के लोगों ने इस क्षेत्र में बाहरी और दूसरे धर्म के लोगों को अनाधिकार प्रवेश करने, पिकनिक मनाने या फिर किसी तरह का व्यवधान डालने पर भी रोक लगाने की मांग की है। जैन समाज के लोगों का मानना है कि जैनियों के 24 में से 20 तीर्थंकरों की निर्माण भूमि होने के कारण यह उनके लिए पूजनीय क्षेत्र है। जैन समाज का यह भी कहना है कि अगर इसे पर्यटन स्थल घोषित किया गया तो इस पूजा स्थल की पवित्रता भंग हो जाएगी। वहीं मांसाहार और शराब सेवन जैसी अनैतिक गतिविधियां बढ़ेंगी और इससे अहिंसक जैन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। राकेश, लगातार जैन समाज के लोगों का जो है वो गुस्सा देखने को मिल रहा है और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया, क्या कुछ और अपडेट है इस खबर पर? विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया और जिस तरीके का माहौल पूरे राज्य में कहा जा सकता है, उसके बाद से राजनीति नजर आ रही है। तमाम राजनीतिक दल के लोगों की तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं कोई पिछली सरकार को कहीं दोषी मान रहा है, कोई वर्तमान सरकार पर आरोप लगा रहा है। इन सारी चीजों के बीच से कहीं ना कहीं अब जैन धर्म के लोगों ने पूरे देश में आंदोलन करने की योजना बनाई है। आज की बात की जाए तो राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन जरूर सौंपा गया है, लेकिन अब जाकर ये माना जा रहा है कि देश भर में इसके विरोध में प्रदर्शन किए जाएंगे, ज्ञापन सौंपे जाएंगे और हो सकता है कि आने वाले समय में इस आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि राजनीतिक दल के लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें अभी तक आरोप प्रत्यारोप ही देखने को मिल रहे हैं। अभी तक इसके निदान को लेकर ठोस रणनीति के तहत जो काम किए जाने चाहिए उसके बयान किसी की तरफ से अभी तक नहीं आ पाए हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने रघुवर दास को कहा है कि उनके कार्यकाल में भी ये सारी चीजें हुई थी और उसके बाद से ही जैन धर्म के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब उनकी सरकार है तो कहीं ना कहीं बातचीत करेगी, हो सकता है कि आने वाले समय
समय में इस दिशा में ध्यान देगी, जो जैन समाज के लोगों की मांग है। जी राकेश, तो क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप ही लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि अभी जो है वर्तमान की सरकार आने वाले समय में बात करेगी? सरकार ने क्या निर्णय लिया है इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है? देखिए, सरकार की तरफ से अभी बातचीत का दौर नहीं शुरू हो पाया है। हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल मिला था इसके पहले, तो उस समय मुख्यमंत्री ने जरूर कहा था कि इस बारे में बातचीत की जाएगी। और पर्यटन मंत्री हाजी है यहाँ पे, जो उनकी तरफ से भी एक बयान आया है कि सरकार तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी, क्योंकि जिस तरीके से पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए जो प्रावधान है राज्य में, उसको लेकर जरूर काम किया गया है, उसके लिए एक नियमावली बनी हुई है। लेकिन अलग से धार्मिक स्थल घोषित करने के लिए किस तरीके से नियमावली काम करेगी, इस पर अभी हो सकता है कि विचार करना पड़ेगा और हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर बातचीत के बाद से अधिकारियों से राय ली जाएगी, क्या कुछ किया जा सकता है। सबसे अहम बात कही जा सकती है कि जो स्थल है उस स्थल पे जरूर जैन समाज के लोगों का पवित्र स्थल माना जाता है, लेकिन आसपास के इलाके में कई गांव है जहाँ पे आदिवासी बहुल इलाके माने जाते हैं और उस इलाके में तमाम गतिविधियां होती है, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी होती हैं। तो इसको लेकर अभी विरोधाभास भी है। अब देखना है कि ये सरकार क्या कुछ फैसला ले पाती है। जी बिल्कुल राकेश, लेकिन जिस तरह से पर्यटन विभाग की तरफ से केंद्रीय पर्यटन विभाग की तरफ से राज्य सरकार को भी पत्र लिखा गया है, उस पर भी इस पूरे मामले को लेकर के विचार विमर्श करने की बात कही गई है। सरकार इतना हीला हवाली, इतना देरी क्यों कर रही है इस पूरे मामले को लेकर के? संजीदा से लेती नजर नहीं आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो मामला है पूरी तरह से धार्मिक मामला है और कहीं ना कहीं जैन समाज के लोग जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद से सरकार को त्वरित कम से कम इस दिशा में पहल करके ठोस रणनीति के साथ बात करने की जरूरत महसूस की जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी जानकारी ली जा रही है कि ऐसे मसलों पर किस तरीके से काम किया जा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि धार्मिक स्थल घोषित करने के लिए जो पैमाना होता है, जो कठिनाइयां आती हैं, उन सारी चीजों को भी ध्यान रखने की बात कही जा रही है। मैंने जिसे जिक्र किया कि आसपास के जो इलाके हैं वो आदिवासी बहुल इलाके हैं, जहाँ पर पहले से कहा जा सकता है कि मांस और बाकी चीजों का सेवन होता रहा है, परंपरा के साथ कई चीजें जुड़ी हुई हैं, तो उन इलाकों में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है जैन समाज के प्रति। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने, सरकार के सामने चुनौती है कि आखिर किस तरीके से इस मसले को पूरी तरह से सॉर्ट आउट करे और किस तरीके से इसको धार्मिक स्थल के रूप में तब्दील करे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए राकेश। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से जैन समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी राजनीतिक दल हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर ही जारी है। कोई भी इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं है और उस और बात करने की दिशा में तैयार नहीं हो रहा है कि आखिर इस मसले का निदान कैसे किया जाए। अब बात करते हैं उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड की, जिसमें आपको बता दें कि तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट पर सुनवाई अब 5 जनवरी तक के लिए टल गई है। जी हां, 5 जनवरी को आप कोर्ट फैसला सुनाएंगे। और आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों को नार्को टेस्ट को लेकर सहमति बन गई है। अंकिता हत्याकांड मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष के वकीलों में बहस हुई, जिस पर आरोपियों ने नार्को टेस्ट के लिए सहमति देते हुए पूरा सच जानने की बात कही है। वहीं शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि आज नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर फैसला होना था, लेकिन अब 5 जनवरी तक इंतजार करना होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतरा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अभय, तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट पर सुनवाई टल गई है, अब 5 जनवरी को फैसला आएगा, 5 जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो आज कोर्ट में नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर जो सुनवाई होनी थी, उस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की तरफ से अपना फैसला सुरक्षित रखने का काम यहाँ पर किया गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों के जो वकील थे, उनकी यहाँ पर जो जिरा हुई, यानी उनकी जो बातें थी, उन बातों को सुनने का काम अदालत की तरफ से यहाँ पर किया गया। दोनों ही पक्षों की तरफ से कहा गया और जो सबसे बड़ी जो बात थी, जिसकी मांग लगातार यहाँ पर की जा रही थी कि आरोपियों का नार्को टेस्ट किया जाए, क्योंकि पूर्व में 2 आरोपियों की तरफ से सहमति यहाँ पर नार्को टेस्ट के लिए दे दी गई थी, लेकिन तीसरे आरोपी जो अंकित थे, उनकी तरफ से कोई सहमति यहाँ पर नहीं दी गई थी, बल्कि एक समय मांगा गया था और उस समय अवधि को बीत जाने के बाद फिर ये कह सकते हैं कि आरोपियों की तरफ से नार्को टेस्ट पर अपनी सहमति नहीं दी गई थी। उसी पर लगातार बहस यहाँ पर चल रही थी और इस समय कह सकता है कि जो पीड़ित जो पक्ष है, उनके जो वकील है, उनकी तरफ से उस पूरे पक्ष को रखने का काम यहाँ पर किया गया है कि जो आरोपी पहले तैयार थे, आखिर ऐसी क्या बात हुई जो उनकी तरफ से नार्को टेस्ट करने के लिए मना कर दिया गया। तो ये कहा जा सकता है
कि जीरा सुनने के बाद दोनों ये नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति आरोपियों की अब यहाँ पर मिल चुकी है। लेकिन अदालत का फैसला क्या रहेगा ये आने वाली 5 जनवरी को यहाँ पर पता चल पाएगा, क्योंकि पूरा मामला ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड का एक बहुत चर्चित हत्याकांड का मामला है, जिस पर ये कह सकते हैं कि राज्य की बेटी को जिस तरह से मोलाइज करने का काम यहाँ पर किया गया, जिस तरह से उसके साथ उसका हत्या करने की कोशिश यहाँ पर की गई थी, उसकी यहाँ पर दर्दनाक हत्या की गई थी, और उसके बाद जिस तरह से आरोपियों के साथ ये कह सकते हैं कि अभी तक कोई फाइनल आरोप ना लगना, ना कोई सजा का ऐलान होना, उसको लेकर लगातार नाराजगी पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही थी। अब ये कह सकते हैं कि 5 जनवरी को न्यायिक मजिस्ट्रेट अपना फैसला यहाँ पर सुनाएंगे कि कब आरोपियों का नार्को टेस्ट यहाँ पर किया जाना है, विशेषज्ञों की जो टीम रहेगी, कौन कौन लोग उसमें शामिल रहेंगे। क्योंकि अभी भी ये कह सकते हैं कि जो आरोपी जो पक्ष है उनकी तरफ से लगातार एक बात का हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है कि नार्को टेस्ट के लिए उनकी सहमति जरूर है, लेकिन पुलिस की तरफ से आधा अधूरा सच जानने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। ऐसे में सच पूरा सामने बाहर आए कि हत्या का उद्देश्य क्या था, किस तरह से हत्या यहाँ पर की गई थी। यानी अगर अंकिता को धक्का दिया गया तो फिर किसकी तरफ से धक्का यहाँ पर नहर में देने का काम किया गया था और उसके पीछे की वजह क्या रही थी। उसके अलावा जो अंकिता भंडारी यानी जो पीड़ित जो लड़की जो जिसकी हत्या हुई है, उनके जो दोस्त थे पुष्पांजल, उसके भी यहाँ पर जांच करने की बात कही गई कि आखिर उनके हालात ऐसे थे कि वो अपनी दोस्त अंकिता को छोड़कर यहाँ से चला गया था और फिर अचानक उसके बाद वापस यहाँ पर आया है। तो उन सब चीजों को लेकर कह सकते हैं कि कोर्ट में पक्ष रखने का काम किया गया, उन बातों को सुनने का काम न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किया गया और अब फैसला 5 जनवरी को यहाँ पर अदालत तरफ से दिया जाएगा। जी अभय, लेकिन जिस तरीके से इतना लंबा मामला चलता चला जा रहा है और अभी तक इस निष्कर्ष नहीं निकल पाया है इस पूरे मामले को लेकर के, अब ये क्या माना जाए कि 5 जनवरी के बाद इस पूरे मामले की जो निष्कर्ष है वो निकलता नजर आएगा? क्योंकि अब विपक्ष कांग्रेस ने तो एक और मुहिम छेड़ दी है कि हर 1 तारीख को, माह के प्रत्येक 1 तारीख को कैंडल मार्च निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को अब एक मार्मिक तौर पर पूरे प्रदेश में सिंपैथी मिलनी शुरू हो चुकी है। विपक्ष हो या पक्ष हो या फिर दूसरे सामाजिक संगठन हो, इस बात को लेकर लगातार न्यायालय से गुहार यहाँ पर लगा रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम यहाँ पर किया जाए। क्योंकि राज्य की जिस बेटी के साथ अपराध यहाँ पर हुआ है, जिस साथ एक घटना यहाँ पर घटी है, वो भविष्य में किसी और बेटी के साथ यहाँ पर न घटे। उसके लिए जरूरी है कि सजा ऐसी हो जो एक मिसाल बने और आने वाले समय में अपराधियों के लिए एक नजीर यहाँ पर पेश हो। तो उसके लिए लगातार कोशिश यही है। लेकिन अदालत क्या कुछ फैसला अपना यहाँ पर सुनाएगी, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या कुछ अपना फैसला सुनाएंगे, 5 जनवरी को यहाँ पर तय हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आरोपियों की सहमति के बाद अब जो तीनों आरोपी हैं उनका नार्को टेस्ट जरूर होगा और उसी नार्को टेस्ट के जरिए वह राज यहाँ बाहर निकलने का काम करेगा जिस राज को प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर वीआईपी कौन था और सच्चाई क्या है कि जिस अंकिता की हत्या करने के लिए इन तीनों आरोपियों ने अपना यहाँ पर काम किया या एक षड्यंत्र रचने का काम उनकी तरफ से किया गया। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि 5 जनवरी के बाद अब मामला निष्कर्ष की ओर बढ़ता नजर आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अभय कैतुरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से अंकिता भंडारी मामले को लेकर के पूरा प्रदेश संजीदा है और लगातार इस पर इसकी सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है इसको खुलासे होने को लेकर के। उधर हल्द्वानी में रेलवे अतिक्रमण हटाए जाने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जहां एक तरफ प्रशासन ने अतिक्रमण क्षेत्र की पिलर बंदी अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे के एडीआरएम सहित बाकी अधिकारियों ने प्रशासन के साथ रेलवे के अतिक्रमित क्षेत्र का निरीक्षण कर समन्वय बैठक भी की है। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही रेलवे विभाग के अधिकारी व प्रशासन के अधिकारियों ने अतिक्रमण क्षेत्र का निरीक्षण भी किया है। उधर अतिक्रमण मामले में हरीश रावत ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सरकार को 52,000 लोगों का संरक्षण करने की जरूरत है, जिससे वह लोग सड़क पर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भरत शाह हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। भरत, रेलवे अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर के लगातार रेलवे के अधिकारियों का कदम आगे बढ़ता नजर आ रहा है। भरत, इस पर अतिक्रमण करने का आरोप लगा है और सबसे बड़ी बात है कि 4,342 परिवार का पूरे के पूरे तरीके से पूरा मामला है। खुद हरीश रावत ने कहा कि 52,000 परिवार इस पूरे अतिक्रमण से प्रभावित होंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे मामले को लेकर बड़ी सुनवाई, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला दिया, उस कच्चा अतिक्रमण को हटाने को लेकर फैसला दिया है और रेलवे के पक्ष में पूरा का पूरा
फैसला दिया, उसके बाद से कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन के साथ साथ स्थानीय प्रशासन इस अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार लगा हुआ है और जो स्थानीय निवासी है उनके साथ समन्वय बना रहा है। अगर पूरी बात की जाए पूरे मामले को लेकर, जहां जो 53,000 से ज्यादा परिवार उनके पक्ष में और जो कांग्रेसी विधायक हैं सुमित गद्देल समेत कई सामाजिक संगठन, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खुलकर आ गया और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी इस पूरे मामले में कुछ न कुछ राहत देने की उन्होंने मांग की है। लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर 5 जनवरी को सुनवाई होनी है, एक बड़ी सुनवाई होनी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला दे सकता है, उसके बाद ही जो स्थानीय लोग हैं बनपुलपुरा क्षेत्र के उनको राहत मिल पाएगी। लेकिन बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पूरे तरीके से जहां रेलवे प्रशासन सजग हो चुका है और इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है, अगर हम बात करें नैनीताल जिला प्रशासन की लगातार उनको हटाने के लिए मीटिंगें कर रहा है और खासकर जो रेलवे के अधिकारियों के साथ मीटिंगें कर किस तरह से अतिक्रमण हटाए इस तरह इसको लेकर पूरे तरह से प्लानिंग कर रहा है। लेकिन सब लोगों की जो निगाह है सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है, उसके बाद ही निर्णय होगा कि रेलवे प्रशासन वहां से अतिक्रमण हटा पाता है या नहीं हटा पाता है। जी योगेश। भरत, लेकिन जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने की बात कही जा रही है, ये जो जिन लोगों का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, इन लोगों के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं? सरकार की तरफ से कोई सहायता इनको देने की बात कही जा रही है क्या? देखिए, इसी चीज को लेकर स्थानीय लोगों में खासकर नाराजगी और लगातार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस अतिक्रमण हटाने को लेकर सवाल उठाए हैं और साथ ही कई सामाजिक संगठन उन्होंने भी कहा है कि लगभग 35 से 40 वर्षों से रह रहे लगभग 53,000 परिवार को सरकार को बचाने की योजना बनानी चाहिए, उसके बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात की नाराजगी लगातार की है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है जिसके द्वारा जो स्थानीय लोग हैं, जो लगभग 70 एकड़ पर बसे हुए जो लोग हैं, उनको कुछ राहत मिल सके। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से लोग गए हैं और जिस तरह स्थानीय जो विधायक है सुमित गद्देल सामाजिक संगठनों ने अलग अलग अपनी याचिका लगाई, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी की डेट नियत की है। लेकिन जिस तरह से कहा जाए उसके बाद ही तय होगा कि कुछ राहत मिल पाती है नहीं मिल पाती। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आता है, ऐसी स्थिति को देखते हुए अगर हम बात करें, जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन लगातार आम लोगों से समन्वय बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आम लोग यही कहा जा सकता है कि 5 जनवरी का इंतजार करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, और तब तक ऐसी स्थिति बनी हुई है, सरकार को लेकर के भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर क्या ठोस कदम उठाती है उनकी मदद के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ भरत शाह हमारे साथ जुड़े हुए थे और 5 शहर 5 खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।